हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो क्लास 9th की है, जिसमें हम अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू करने चल रहे हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, जो कि बेस्ड है ज्योमेट्री पर, अर्थात ज्यामिति पर। अभी तक हमने 3 यूनिट कवर कर ली है। ये चौथी यूनिट हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। बहुत से क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इन्हीं यूनिट्स से बन जाते हैं। ये हमारी ज्योमेट्री जो है हमारे गणित का समझिए कि एक तरीके से बेस है, इसीलिए इस इम्पॉर्टेंट यूनिट को आप लोग अच्छे से समझिए। इसमें हम लोग काफ़ी समय व्यतीत करेंगे। इसमें आइए देखते हैं हम लोग कितने चैप्टर्स हैं, कितने टाइम हमें लगेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी यूनिट 4 है ज्योमेट्री ज्यामिति। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये हमारी 28 मार्क्स की यूनिट है, अर्थात 28 नंबर इसमें से हमें क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं 80 में से अगर हमें लगभग 30 नंबर इसी से आ रहे हैं, मतलब 1/3 नंबर तो हम यहीं से ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही महत्वपूर्ण यूनिट है। चलिए इसमें देखते हैं कि हमें कितने चैप्टर्स टोटल अध्ययन करने हैं। सर यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर्स हमको अध्ययन करने हैं, जो कि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जिसमें से आपके सामने ये लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में बढ़िया नोट कर लें, जिससे आपको पता रहे कि हमें किस क्रम में चैप्टर्स को पढ़ना है। चलिए इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, अर्थात यूक्लिड ज्यामिति क्या होती है इसके बारे में हमें परिचय लेना है, बेस समझना है कि ज्योमेट्री होती क्या है। दूसरा चैप्टर आएगा लाइंस एंड एंगल्स। तीसरा चैप्टर रहेगा हमारा ट्रायंगल्स का। चौथा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। पांचवा एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे विभिन्न आकृतियों का। छठवां है सर्कल्स और सातवां है कंस्ट्रक्शंस। ये सातों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग आज का अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हमारी इस यूनिट का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब हम लोग इस यूनिट के पहले चैप्टर में देखने चल रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करना है, किस क्रम में अध्ययन करना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स में क्या अंतर होता है, अर्थात अभिगृहीत और अभिधारणाएं क्या होती हैं, इनको देखेंगे। तीसरा है यूक्लिड्स एक्सियोम क्या होते हैं, यूक्लिड के अभिगृहीत क्या होते हैं, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं उनको सीखेंगे। फिर पांचवा पॉइंट है स्टेटमेंट, थ्योरम एंड कोरोलरी में क्या अंतर होता है उसको देखेंगे। छठवां है सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, अर्थात ज्योमेट्री में हमारे कुछ टर्म्स बार बार आएंगे तो उनकी डेफिनेशंस हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं। सातवां पॉइंट है सम रिजल्ट्स ऑन लाइंस, अर्थात रेखाओं पर कुछ रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, उनको सीखेंगे। चलिए हम लोग अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, अर्थात इंट्रोडक्शन मीन्स चैप्टर का क्या नाम है। सर चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री, और इसी ज्योमेट्री का हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि ज्योमेट्री का क्या अर्थ होता है। सर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रिन, अर्थात यह जियो प्लस मेट्रिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थात पृथ्वी अर्थात ज़मीन, और मेट्रिन का अर्थ होता है मीज़र, अर्थात मापन करना। यहाँ से हम समझ गए हैं कि ज्योमेट्री का अर्थ क्या है, अर्थात हमें धरती पर कुछ आकृतियों का मापन करना सीखना है। इसी के लिए हमारा ये ज्योमेट्री का अर्थ निकल कर आ रहा है। ये ज्योमेट्री काहे लिए इसको आविष्कार किया गया, क्यों इसको ज़रूरत पड़ गई हमारी। जैसे हमारे सामने कोई एक खेत का क्षेत्रफल ऐसे हमें दिख जाता और हमसे पूछा जाता कि इस खेत का क्षेत्रफल बताइए, तो हमें ज्यामिति की सहायता से ही बताना पड़ता। पूछ लेता कि यह एक लाइन है कि यहाँ से इस पर कितने कोण पर यह बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इन सभी का मापन करने के लिए हमें ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
एक्सियोम्स एंड पॉस्टुलेट्स अर्थात अभिगृहीत और अभिधारणाएं क्या होती हैं, इनको हम सीखेंगे। देखिए इस चैप्टर में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं, अर्थात ये थ्योरी सेक्शन इसमें ज़्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। मगर आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे तो आपके आगे चैप्टर्स में इन्हीं के जो हम पढ़ा रहे हैं एक्सियोम एंड पॉस्टुलेट्स, इन्हीं के सहायता से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना पहला एक्सियोम्स क्या होते हैं, अभिगृहीत क्या होते हैं। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ और स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स नो प्रूफ, अर्थात अ सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स नो प्रूफ, अर्थात एक ऐसा कथन हो, एक ऐसा वाक्य हो जिसको किसी भी दूसरे प्रूफ की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम एक्सियोम्स कहते हैं। समझ लेते हैं क्या कहते हैं। एक स्वप्रमाणित कथन जो खुद में ही सत्य है, अर्थात ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ एक स्वप्रमाणित सत्य और कथन जिसको किसी दूसरे प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम एक्सियोम्स कहते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, क्या इसको कोई सिद्ध करने की ज़रूरत है? सर नहीं, ये हम लोग जानते हैं, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही आता है। यहाँ 3 × 4 करेंगे तो 12 ही आता है, अर्थात 3 में 4 से गुणा करने पर 12 आएगा। तीसरा उदाहरण है ए लाइन कैन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, अर्थात एक रेखा को हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो ये भी सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। इसमें कोई हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि एक लाइन दी गई है, इसको चाहे हम जहाँ तक बढ़ाते चले जाएं, अर्थात अनंत तक बढ़ा सकते हैं। चौथा है सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात सूर्य हमारा पूर्व में उदय होता है, तो इसे सिद्ध करने की ज़रूरत है क्या कि सूर्य कहाँ उदय होता है? सर ये हम जानते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। यही कहा जाए कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो इसे भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा है हमारा इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ एशिया, अर्थात भारत एशिया का एक भाग है। तो हम जानते हैं कि हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा ये इंडिया पड़ता है, ये भी सही है, सत्य है, इसे कोई सिद्ध करना नहीं है कि इंडिया कहीं अमेरिका में नहीं पड़ता है। अगला उदाहरण है 0 इज़ अ होल नंबर, हम जानते हैं कि 0 एक होल नंबर है, इसे भी कोई सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात हमने सीखा कि एक्सियोम्स क्या होते हैं, ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, अर्थात जो स्वयं में प्रमाणित सत्य होते हैं उन्हीं को हम एक्सियोम्स कहते हैं। एक बार याद करने की कोशिश करें, अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ और स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स नो प्रूफ, अर्थात एक स्वप्रमाणित कथन जिसको किसी और सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम एक्सियोम्स अर्थात अभिगृहीत कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सियोम्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, अभिधारणाएं क्या होती हैं। देखिए एक्सियोम्स और पॉस्टुलेट्स में अब आज के समय में कोई अंतर नहीं समझा जाता, लगभग दोनों ही बराबर हैं, इसलिए आप लोग बहुत परेशान नहीं होंगे कि दोनों को अलग अलग कैसे याद रखें। सर अभी मैं केवल आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ये यूक्लिड महोदय के अनुसार है, मैंने कोई अपनी ऐसे डेफिनेशन नहीं बनाई है, जो उन्होंने लिखाया था वही मैं बता रहा हूँ। इनकी एक बुक है, उसी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए पॉस्टुलेट्स के बारे में सीखते हैं। अभिधारणाएं क्या होती हैं? सर ए सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, देखिए अभी इसके पहले भी हमने एक्सियोम में भी लिखा था ए सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ भी वही लिख रहे हैं। यूज्ड इन ज्योमेट्री, केवल यहाँ पर एक शब्द आ गया यूज्ड इन ज्योमेट्री, अर्थात जो हम ज्यामिति में प्रयोग करते हैं उसे ही हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं। वहाँ पर क्या था, पूरे मैथ्स में कहीं भी यूज़ करिए, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कर दिया है कि केवल ज्योमेट्री में जब यूज़ होगा तब उसे हम पॉस्टुलेट्स कहेंगे। अर्थात सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड इन ज्योमेट्री इज़ नोन एज पॉस्टुलेट्स। और क्या कह सकते हैं, ए पॉस्टुलेट इज़ एन आइडिया, पॉस्टुलेट क्या है, एक आइडिया है, एक विचार है, दैट इज सजेस्टेड, जो हमें सुझाव देता है, टू बी द बेसिस ऑफ ए थ्योरी, अर्थात कोई हम थ्योरी सिद्धांत को बनाते हैं तो उसका क्या करता है, हमें एक आधार प्रदान करता है,
आर्गूमेंट्स जो हम तर्क वितर्क देते हैं उसके लिए भी हमें एक आधार देता है, और कैलकुलेशंस जो हम गणनाएं करते हैं उसके लिए भी हमें एक आधार प्रदान करता है। अर्थात पोस्टुलेट क्या है? एक विचार है जो कि हमें सुझाव देता है जब हम किसी थ्योरी को, आर्गुमेंट को और कैलकुलेशन को करते हैं तो हमें बेस के लिए एक बेस के तरीके से काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड एक्सियोम्स, अर्थात यूक्लिड महोदय ने जो 7 अभिगृहित दिए हैं हमें, उन्हें हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं, जिसमें से हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहना क्या चाह रहा है कि जो वस्तु, एक वस्तु अगर दूसरे के बराबर है, दूसरी वस्तु तीसरे के बराबर है, तो अर्थात पहली वस्तु तीसरे के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर A B के बराबर हो और B C के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि A जो है वह C के बराबर है। यह सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, हमें इसे सिद्ध नहीं करना है। जैसे एक उदाहरण की और बात की जाए, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि त्रिभुज का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यदि दिया गया है हमें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यदि दूसरा हमें क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अर्थात आयत का क्षेत्रफल जो है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अर्थात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह एरिया ऑफ स्क्वायर अर्थात आयत के क्षेत्रफल के एरिया ऑफ स्क्वायर अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए, हमने आपको ये पहला एक्सियोम बताया है, यूक्लिड महोदय ने यही बताया है कि अगर एक वस्तु दूसरे के बराबर हो, दूसरी तीसरे के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं सर पहली तीसरे के बराबर होती है। उदाहरण के लिए हमने देख लिया कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। उम्मीद है आपको यह एक्सियोम समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। कहना क्या चाह रहा है कि यदि हमें दो इक्वल्स बराबर दिए गए हों, जैसे यदि A बराबर, इफ़ A बराबर B है, यदि हमें A बराबर B दिया है, अगर हम इसमें दोनों तरफ समान संख्या को जोड़ दें तो भी यह बराबर ही होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, A प्लस 2 इक्वल्स टू B प्लस 2। यदि हमने दोनों तरफ 2 जोड़ दिया तब भी यह बराबर होते हैं। इसके कहने का मतलब यही है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड, यदि दोनों तरफ बराबर संख्याओं को जोड़ दिया जाए, टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, तो यह जो पूरा का पूरा है यह बराबर होता है। अर्थात यदि A बराबर B है, इसमें हम दोनों तरफ समान संख्याओं को जोड़ दें तब भी यह बराबर रहेगा, बदलेगा नहीं। सर ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, हमें इसे सिद्ध नहीं करना है कि क्यों बराबर हो रहा है। ये हम मान कर चलेंगे कि यदि A बराबर B है तो A प्लस 2 बराबर B प्लस 2 होगा। अर्थात कोई भी संख्या जोड़ दीजिए समान दोनों तरफ, तब भी वह बराबर रहेगा। चलिए तीसरा इनका है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अर्थात यदि इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट बराबर का किया जाए, जैसे A बराबर B है, यदि हमारा A बराबर B है, अगर हम इसमें से दोनों तरफ से 5-5 घटा दें तब भी वह बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं A-5 इक्वल्स टू B-5 के। यहाँ पर देखिए, अगर हम समान बराबर में से समान संख्या को घटाएंगे तब भी वह बराबर होता है। ये हमारा तीसरा एक्सियोम है। चलिए पहला एक्सियोम हमने सीखा
द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अर्थात अगर कोई एक वस्तु दूसरे के बराबर हो, दूसरी तीसरे के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि पहली तीसरे के बराबर होगी। दूसरा एक्सियोम्स हमने क्या सीखा सर, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अर्थात एक दिए गए इक्वल्स में बराबर में हम दोनों तरफ समान संख्याओं को जोड़ दें तब भी वह बराबर होती हैं। तीसरा एक्सियोम क्या था, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन होल इज़ इक्वल, अर्थात a बराबर b दिया गया है, अगर हम दोनों तरफ से समान संख्याओं को घटा भी दें तब भी वह बराबर रहेंगे। अर्थात यदि हमने a में से 5 घटाया तो b में से 5 घटाएंगे तब भी वह बराबर ही रहेगा। ये हमारे 3 एक्सियोम्स हो गए। चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हमारा एक्सियोम्स है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपाती हैं तो वह बराबर होती हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि एक वृत्त है, उस पर एक बिंदु ए जो है यहाँ पर लाई करता है, इसी पर कोइंसाइड है अर्थात बी भी यहीं पर लाई करता है, अर्थात ए और बी कोइंसाइड हैं अर्थात एक दूसरे पर संपाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह ए और बी दोनों कैसे होंगे, समान होंगे अर्थात बराबर होंगे। अर्थात यहाँ से कहना क्या चाह रहा है कि यदि दो चीज़ें संपाती हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक पर कई पॉइंट्स हो सकते हैं, वह एक दूसरे के संपाती होंगे तो वह सभी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। पांचवा है हमारा द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। अर्थात जो पूरा संख्या है वह बड़ी होती है छोटे छोटे पार्ट्स से। जैसे ए बी से बड़ा है, इसका क्या अर्थ है कि सी कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर ए जो है बी प्लस सी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वह हमेशा बी से बड़ा होगा। देखिए द होल इज़ ग्रेटर, अर्थात यह ए जो है क्या है, ए बराबर बी प्लस सी है, अर्थात यह पूर्ण दोनों का जोड़ है। ग्रेटर दैन दी पार्ट, अर्थात ये b क्या है, इसका एक पार्ट ही तो है, b प्लस सी का एक पार्ट b है, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वह हमेशा b से बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहना क्या चाह रहा है, एग्जाम्पल पर देखते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू 2b, यदि a और b ऐसे हैं, दो संख्याएं हैं, अगर कह रहा है a जो है b का दुगना है एंड c इक्वल्स टू 2b, और कह रहा है c भी b का दुगना है, तो यहाँ से हम एक चीज़ क्या कह सकते हैं, सो a बराबर c के होगा, अर्थात a जो है वह c के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये 2b और यह 2b दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि a जो है c के बराबर होगा। इसमें कोई नई चीज़ हम लोग नहीं सीख रहे हैं, आज के समय इसका हम प्रयोग करते भी हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर a और b कुछ भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी मान सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि छठवां पॉइंट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के दुगने के बराबर है और तीसरी भी उस दूसरे के दुगने के बराबर है तो वह दोनों आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वह उसी वस्तु की आधी हो। अभी हमने डबल सीखा था, अगर यही कह दें हम इफ़ a इक्वल्स टू 1/2b, अर्थात a जो है वह b का आधा है एंड c इक्वल्स टू b/2, अर्थात c जो है वह b का आधा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देन a बराबर c के, अर्थात a जो है वह c के बराबर होगा। देखिए बहुत ही आसान है सातों, कोई भी इसमें कठिन नहीं था, आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। डेली मैथमेटिक्स में इनका हम आजकल प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमें इसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं कि ये सातों पॉइंट्स क्या थे। चलिए पहला पॉइंट है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अर्थात यदि a बराबर b है
एंड b बराबर c है तो हम कह सकते हैं सर a जो है वह c के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट आता है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू वन अनदर देन होल आर इक्वल, अर्थात यदि a बराबर b है, अगर हम दोनों तरफ समान संख्याओं को जोड़ दें तो वह भी बराबर होगा। अर्थात मान लेते हैं कि हमने दोनों तरफ 2 जोड़ा तो a+2 = b+2 के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन होल आर इक्वल, यदि a बराबर b दिया है और उसमें से हम दोनों में से समान संख्या को घटा दें, मान लेते हैं हमने 1 घटा दिया तो a-1 = b-1 के बराबर होता है। चौथा पॉइंट है हमारा थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि 2 वस्तुएं या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे पर कोइंसाइड हैं, संपाती हैं, तो वह सभी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। पांचवा पॉइंट है हमारा द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट, अर्थात जो पूर्ण होता है वह कुछ अंश से हमेशा बड़ा होता है। जैसे हम कह दें कि a इज़ ग्रेटर दैन b है तो हम कह सकते हैं कि c कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर a बराबर b+c के होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अर्थात यदि 2 वस्तुएं हैं, एक जो है दूसरे की दुगनी है और तीसरी वस्तु दूसरे की दुगनी है, तो हम कह सकते हैं कि पहली वस्तु तीसरे के बराबर है। 7वां पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, कोई वस्तु A है वह B की आधी है और C भी B की आधी है, तो हम कह सकते हैं कि A जो है C के बराबर है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट थे हमारे, ये 7 पॉइंट आपके एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है बस कि 7 एक्सियोम्स कौन से हैं आप लोग बताइए, तो लिखने के लिए आ सकता है। उम्मीद है आपको ये एक्सियोम्स वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ते हैं कि इन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं जो है यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स, अर्थात यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं उन्हें हम देखेंगे। चलिए सबसे पहला पोस्टुलेट देखते हैं ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। कहना क्या चाह रहे हैं कि एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इनका कहने का क्या मतलब है कि 2 पॉइंट अगर अलग अलग हैं तो उनसे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यही हमें ये पोस्टुलेट्स बताना चाह रहे हैं। अर्थात ये कहना क्या चाह रहे हैं कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये कहना यही चाह रहे हैं कि कम से कम 2 पॉइंट अगर हमें दिए गए हैं अलग अलग, तो उन दोनों पॉइंट्स से होकर कम से कम मिनिमम एक सीधी रेखा तो खींची ही जा सकती है। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। चलिए देखते हैं, हमें P और Q 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम इस पर एक सीधी रेखा खींचें। अगर इन दोनों को मिलाते हुए तो हम कह सकते हैं कि कम से कम एक सीधी रेखा तो हम खींच ही सकते हैं। क्या इस पर और कोई सीधी रेखा जा सकती है? सर यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर ये अगर कोई रेखा हम खींचेंगे तो इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। इसी तरीके से यहाँ की बात करें तो इधर जाएगी, इधर जाएगी। अर्थात एक सीधी रेखा हमारी यही कम से कम 2 पॉइंट्स से होकर खींच सकते हैं। आगे का हमें नहीं पता है, इन्होंने केवल यही बताया है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनसे कम से कम हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। चलिए सेकेंड पोस्टुलेट है हमारा ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, अर्थात एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमें एक शांत रेखा दी गई हो ए बी, ये हमें ए पॉइंट दिया है, ये बी दिया है, यह शांत रेखा है। इसे हम अनंत तौर पर दोनों तरफ कितनी भी दूर तक हम बढ़ा सकते हैं। अर्थात इस पॉइंट को इधर की तरफ हम चाहे जितना बढ़ा दें और बी पॉइंट को भी इधर की तरफ हम
चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, हमें नहीं पता, कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ तक बढ़ेगी। अर्थात इस ए और बी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी जो है वह कहलाता है रेखा खंड। अर्थात हमारा ए बी क्या कहलाएगा, रेखा का खंड है। और यह रेखा जो है वो इनडेफिनिटली कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता। थर्ड पॉस्टुलेट है हमारा, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। अर्थात कोई भी हमें केंद्र दिया गया हो, ये मान लेते हैं सेंटर है, अब इस सेंटर से हम अलग अलग रेडियस के बहुत से वृत्त खींच सकते हैं। देखिए इस सेंटर को मान करके हम बहुत से चाहे जितने वृत्त यहाँ से बना सकते हैं, सबकी रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी सेंटर से अलग अलग रेडियस के बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। चौथा पॉस्टुलेट है हमारा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अर्थात सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। राइट एंगल्स माने समकोण। जैसे मान लेते हैं कोण ए जो है हमारा 90 डिग्री है, अर्थात यह समकोण है, एंड कोण बी भी 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देन कोण ए जो है वह कोण बी के बराबर होगा। कहने का इनका मतलब यही था कि यदि दो कोण समकोण हैं तो वह दोनों आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद है आपको ये चार पॉस्टुलेट्स समझ में आ गए होंगे। देखिए पॉस्टुलेट्स के लिए डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया था कि ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट हैं, अर्थात इनको सिद्ध नहीं किया गया, इनको बता दिया गया कि हाँ यही सत्य है। चलिए नेक्स्ट पॉस्टुलेट की हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट जो है इसको हम लोग लिख चुके होंगे। अब हम लोग इसको लाइंस को ड्रॉ करके देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सर इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अर्थात दो स्ट्रेट लाइंस हैं हमारी, मान लेते हैं एक ये स्ट्रेट लाइन है सी डी और ए बी, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं सी डी और ए बी, ठीक है। अब तीसरी स्ट्रेट लाइन जो है इस पर गिर रही है, अर्थात इसको कट कर रही है, तो ये हम तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई और एफ। देखिए दो स्ट्रेट लाइंस हमें दी गई थी सी डी और ए बी, और ई एफ एक तीसरी स्ट्रेट लाइन है जो इसे कट कर रही है। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, अर्थात जो इसके एक ही तरफ के कोण बन रहे हैं, ये कोण जी है, ये कोण एच है, अर्थात ये दोनों सेम साइड बन रहे हैं। टेकन टुगेदर, क्या कह रहा है कि इन दोनों को अगर साथ में लिया जाए, कोण जी प्लस कोण एच लेस देन 180 डिग्री, लेस देन टू राइट एंगल्स, अर्थात दो राइट एंगल्स से छोटा होगा, देन अगर ये सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, तब क्या होगा, द टू स्ट्रेट लाइंस इफ़ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, अर्थात इन दो स्ट्रेट लाइंस को हम अनंत तक बढ़ाएंगे, अनिश्चित तौर तक बढ़ाएंगे, किस तरफ, ऑन द सेम साइड, अर्थात जिस तरफ ये कोण बन रहा है उसी तरफ आगे बढ़ाइए। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ाते हैं, तो यह दोनों एक पॉइंट पर कट करेंगी। कह रहा है देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन द सेम साइड, अर्थात इसी साइड पर यह दोनों आपस में मिलेंगी, ऑन विच सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, अर्थात जब इन दोनों का सम दो राइट एंगल्स से कम होगा तब इन दो लाइंस को अगर हम इंडेफिनेटली बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को कट जरूर करेंगी। उम्मीद है आपको इनका पॉस्टुलेट, फिफ्थ पॉस्टुलेट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार हम लोग फिर समझते हैं। कह रहा है यदि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर इन्हें तीसरी एक स्ट्रेट लाइन ई एफ कट करती है तो जो इनके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अर्थात सेम साइड वाले कोण को हम आंतरिक कोण बोलते हैं, इनका सम अगर हमने इन दोनों को जोड़ा
और अगर इसका मान 180 डिग्री से कम आ रहा है तो यह निश्चित है कि यह दोनों लाइंस को जब हम इन दोनों कोण जिस तरफ बने हैं इसकी तरफ आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर यह दोनों एक दूसरे को कट करेंगी। इनके कहने का मतलब यही है कि अगर आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा तो इन दो लाइंस को जब आपस में बढ़ाएंगे तो यह दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। उम्मीद है आपको ये पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, इसको नोट कर लेंगे। ये क्या है? टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, अर्थात दो अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे एक रेखा अगर ये है AB और दूसरी रेखा है CD, अगर यह दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को तो यह दोनों कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती हैं। जैसे AB और CD एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि सर AB CD के कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता, अर्थात AB डज नॉट पैरेलल टू CD। ये पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ पर हम देख करके भी बता सकते हैं कि यह दोनों लाइन किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं है। यहीं पर हमारे ये पॉइंट्स ख़त्म होते हैं जो हमने 5 पोस्टुलेट्स थे सभी को पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके शेष बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।